कि पपीते के पत्ते पेड़ से पत्ते गायब हो जाते हैं और गिलोय की डालें सूख जाती हैं, चीज़ें हो जाती हैं। मेरी आप समझ होगे मेरा इशारा किस तरफ है। देखिए, सीज़न शुरू होने वाला है अब, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पैनिक होना है, आम आदमी को पैनिक होने की ज़रूरत है कि डेंगू आ गया। डेफिनेटली डेंगू में प्लेटलेट कम होती हैं। तो रीज़न ये होता है कि जब भी वेदर चेंज होता है, जो हमारे वायरस होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं सडन चेंज इन वेदर की वजह से। तो जब ये वायरस एक्टिव हो जाते हैं, तो जैसे जुकाम हो गया, खांसी हो गई, तो दिस इज़ 90% केसेस में वो वायरल डिजीज़ होती है, वायरस इन्फेक्शन हो गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। हेल्थ कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। हेल्थ कॉर्नर में हम बात करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी, और इसी चलते हम तमाम ऐसे चिकित्सकों से मिलते हैं, तमाम ऐसे फील्ड के, चाहे ईएनटी हो, चाहे आँख की बात हो, चाहे ब्रेन की बात हो, चाहे कैंसर की बात हो, चाहे एड्स की बात हो, तमाम ऐसी ऐसी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारियों को लेकर के हम कई डॉक्टर से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और आपकी दुविधाओं को दूर करने की छोटी सी कोशिश करते हैं। और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे डॉक्टर्स के पास जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसी क्रांति लाई है और लगातार अपनी सेवा भी दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एसके गौतम जी की। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की चर्चा में। और दर्शकों को हम बता देते हैं कि डॉक्टर साहब जो हैं मेडिसिन विभाग में हैं और हैलट के एलएलआरएच हॉस्पिटल में विभागाध्यक्ष भी हैं। और डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले एक छोटा सा परिचय, चर्चा के बाद शुरुआत करेंगे तमाम चीज़ों को लेकर के, लेकिन अपने बारे में एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं डॉक्टर एसके गौतम, इस समय प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज मेडिसिन डिपार्टमेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। अपने बारे में अगर बात की जाए तो मेरी जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई थी। मैंने जो अपना मेडिकल की एजुकेशन स्टार्ट की थी जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज में, मैं 91 में आया था एज ए एमबीबीएस स्टूडेंट। यहीं से मैंने एमबीबीएस किया, फिर एमडी किया, और आज मैं यहीं पर एक चिकित्सक और एक शिक्षक के रूप में यहाँ पर कार्यरत हूँ, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन। और बीच में यहाँ से करने के बाद मैं कुछ दिन दिल्ली में भी रहा, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में भी सेवाएं दी अपनी। लेकिन उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि अपने कॉलेज में आके अपने कॉलेज की को आगे बढ़ाया जाए, उसको लिए। तो फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने उसको अवेल किया और मैंने यहाँ पर एज ए शिक्षक ज्वाइन कर लिया। तो तब से मैं पिछले, और जो अगर मेडिकल कैरियर की बात करते हैं तो पिछले 30 वर्षों से मैं क्योंकि 91 में आया था मैं, उसके बाद एमबीबीएस किया, एमडी किया, टोटल 8-10 साल लग जाते हैं। उसके बाद से ही मैं सेवारत हूँ और मरीजों की सेवा कर रहा हूँ। और इस हॉस्पिटल में, अपनी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों बेसिकली हमारा प्रोफेशन है, जो एक तरफ हम मरीजों को भी देखते हैं, उसके साथ साथ हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाते भी हैं। तो दोनों ही कार्य शुरू से ही करता चला आ रहा हूँ और पिछले 30 सालों में निरंतर लगा हुआ है और आप लोग के सहयोग से आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और पठन पाठन का कार्य भी चल रहा है और सेवा दोनों जो है वो चल रही है, तो इससे जुगलबंदी जो होती है उसमें और अच्छा चमक, चार चांद और लग जाते हैं चीज़ों को लेकर के। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप मेडिसिन विभाग में हैं, एचओडी हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है और साथ ही साथ सेवा की भी जिम्मेदारी है मरीजों को लेकर के। आजकल की जो बीमारियां चल रही हैं, अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ मलेरिया, क्योंकि सीज़न आ गया मच्छरों का, और मुझे लगता है 12 महीनों में 8 महीने तो मच्छर अपनी ड्यूटी निभाई देते हैं। और डॉक्टर्स तो 12 महीने लगाते हैं, लेकिन मच्छर 8 तो महीने तो निभाते ही हैं। मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया और वायरल फीवर हो गया। अक्सर आम जनता, बुखार आता है, जब पता चलता है अखबारों में बड़ी बड़ी लाइन, डेंगू से 40 मरे, 200 घायल, इस तरह की तमाम चीज़ें जब आती हैं, लोगों के अंदर खौफ भी आता है। अच्छा, आजकल लोग भी हैं, ज़रा सा बुखार आया, गए मेडिसिन डब्बा उठाया, बुखार की दवा खा ली। तो मेरा आपसे सबसे बड़ा प्रश्न यही रहेगा कि आजकल जिस तरह की जो बीमारियां हो रही हैं, क्या इनकी अलग अलग दवाइयां भी होती हैं? तरीका क्या लेने का? टाइप ऑफ फीवर्स में क्या टाइप ऑफ मेडिसिन भी होती है? बिल्कुल, देखिए, अगर फीवर की हम बात करते हैं तो आजकल फीवर चल रहा है। तो फीवर में भी दो तरह से चीज़ें होती हैं। एक तो हमारी वाटर बॉर्न डिजीज़ होती है, एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होती है। अगर आप मलेरिया की बात करें तो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ में आता है। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ मतलब कि मच्छर के काटने से होता है। तो मच्छर के काटने से जो 3 चीज़ें प्रिवलेंट है, एक तरह से मलेरिया बात करते हैं, डेंगू की बात करते हैं और चिकनगुनिया की बात करते हैं। तो इनमें हम कैसे आम आदमी कैसे अंतर कर सकता है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आम आदमी को इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि हर बीमारी का इलाज अलग है। पैरासीटामॉल क्या है? पैरासीटामॉल फीवर के लिए है, लेकिन फीवर का जब तक आप कारण
को नहीं जानेंगे, जब तक कारण नहीं जानेंगे तब तक निवारण नहीं होगा। तो आपको जानना ज़रूरी है कि वो फीवर मलेरिया की वजह से आ रहा है या वो डेंगू की वजह से आ रहा है या चिकनगुनिया की वजह से आ रहा है। तो उसके लिए कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसके आप हिसाब से आप पता कर सकते हैं। अगर हम मलेरिया की बात करें फीवर में, तो मलेरिया का फीवर होता है बहुत तेज़ जाड़ा लग के बुखार आना, फीवर विद हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स, मतलब ठंड, मरीज बताएगा ठंड लग के बुखार आ रहा है और कुछ समय में ठीक भी हो जाता है और फिर से आ जाता है। तो एक इंटरमिटेंट करके होता है। लेकिन अगर डेंगू की बात करें तो डेंगू में हाई ग्रेड फीवर विथ बॉडी एक, सीवियर बॉडी एक होता है, बदन में दर्द इतना होता है, इसीलिए कभी कभी हिंदी भाषा में हम कह सकते हैं हड्डी तोड़ बुखार। हाँ। डेंगू को कभी कभी कहते हैं, तो इसीलिए कहते हैं। तो उसमें बुखार के साथ बदन दर्द, मांसपेशियों में दर्द होता है। तीसरा जो ग्रुप हमारा चिकनगुनिया का है, उसमें सीवियर जॉइंट पेन, तो जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा रहेगा और फीवर भी रहेगा, बट जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होगा। इवन चिकनगुनिया ठीक हो गया, उसके 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक जॉइंट पेन बना हुआ है। तो इस तरह से और हम कर सकते हैं। और कुछ वेक्टर बॉर्न के अलावा वाटर बॉर्न डिजीज़ भी होती है। वाटर बॉर्न मतलब होता है कि हम कुछ ऐसी बीमारियां जो खाने से होती हैं, दूषित पानी पीने से हो सकती हैं, दूषित खाने से हो सकती हैं, जैसे कि आजकल चल रहा है डायरिया है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, जॉन्डिस है, टाइफाइड फीवर है। तो ये सब चीज़ें दूषित खाने से होती हैं। तो इनके भी सिम्टम्स वही होते हैं ऑलमोस्ट, कि बुखार आ रहा, बुखार के साथ पेट में दर्द है, भूख ना लगना, नौजिया, वॉमिटिंग, जी मचलाना। तो ये आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा और डॉक्टर की सलाह पर ही पता कर सकते हैं आपकी आपको फीवर का कारण क्या है, क्योंकि उसी हिसाब से मेडिकेशंस चलानी पड़ती हैं। बिल्कुल, आपने हड्डी तोड़ का कहा तो मुझे याद है मैंने स्कूल में पढ़ा था अस्थिर रोग होना, मतलब हड्डियों का, और शुद्ध हिंदी वाली बात हो गई। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब बुखार आता है तो खाने का मन नहीं होता, दिक्कत होती है और लोग सीधे बस आपने पैरासीटामोल लिया या डोलो जो भी दवाई ली अपने हिसाब से और ठीक हो गए। अच्छा, कुछ और थोड़ा ज्ञान हो जाता है तो एंटीबायोटिक अपने हिसाब से ले लेते हैं चीज़ों पे, तो कहीं ना कहीं इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। चलिए, ये बात भी डॉक्टर साहब ने आप बताई। एक और इस पर मेरा प्रश्न रहेगा, क्योंकि वेदर चेंज होता है, मौसम चेंज होता है। अभी देखिए अगस्त का एंडिंग चल रही, सितंबर में चेंज होगा मौसम, डेंगू तमाम चीज़ें आएंगी। इसके बाद दिवाली फेस्टिवल टाइम में एक मौसम चेंज होता है और एक सर्दियों में जब पीक आवर्स आता है, तो ये कम से कम मुझे लगता है अगर 12 महीने में 6 बार तो मौसम अपना चेंज होता है, 2-2 महीने के हिसाब से। तो इसमें देखा है लोगों को बड़ी बीमारी हो जाती है, गला पकड़ा, थोड़ा चिल्ला दिया, गले में खराश हो गई, खराश से इन्फेक्शन हुआ एंड देन पूरा बॉडी चली गई। और ये फिर जो वायरल होता है पूरी फैमिली में सर्किल हो जाता है। और लोग, वही एक पुरानी चीज़ है कि कोई घी पी लेता है, कोई कुछ ले आया, कोई कुछ ले आया। तो ये सब चीज़ें कितनी कारगर है और क्या हर बार अपने आप से दवाई लेना ये वेदर चेंज में, ये कितना सटीक चीज़ है, और अगर नहीं है तो इसके पीछे की सबसे बड़ी लॉजिक क्या है कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है जो लोगों को नहीं पता। जी देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि जो वेदर चेंज हो रहा है तो आदमी क्यों ग्रसित हो जाता है बीमारियों से। तो रीज़न ये होता है कि जब भी वेदर चेंज होता है, जो हमारे वायरस होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं सडन चेंज इन वेदर की वजह से। तो जब ये वायरस एक्टिव हो जाते हैं, तो जैसे जुकाम हो गया, खांसी हो गई, तो दिस इज़ 90% केसेस में वो वायरल डिजीज़ होती है, वायरस इन्फेक्शन हो गया, जिसको हम लोग शुद्ध भाषा में कह सकते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स, खांसी आना, छींक आना, गले में दर्द होना। दूसरा, अगर ये जो सडन चेंज हुआ वेदर का, ह्यूमिडिटी बढ़ने लगी, तो ये जो वेरिएशन है जो बीमारियां दे रहे हैं, तो ये इन्फेक्टिव, मतलब इसका जो सोर्स क्या है, सोर्स बेसिकली है कि नेज़ो और मतलब सांस ले रहा है मरीज, अगर एक व्यक्ति को है तो दूसरों को हो सकता है, सांस लेने की वजह से दूसरे में जा सकता है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखने वाली बात है कि आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सबसे पहला जो मेडिसिन की आपने बात की, सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन इज़ ऑलवेज डेंजरस। अब सेल्फ मेडिकेशन तो ठीक है, सिर्फ अगर बहुत तेज़ बुखार है, रात का समय है, आप नहीं कंसल्ट कर सकते हो तो एक पैरासीटामोल की गोली ले सकते हैं। लेकिन अगर उसको आपको आगे कंटिन्यू करना है तो डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। डॉक्टर की सलाह पे ही आपको ये पता चलेगा कि क्या, क्योंकि हर जो मेडिसिन होती हैं उसका इफ़ेक्ट तो होता ही है, लेकिन जिसका इफ़ेक्ट होता है उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो ऑब्वियसली अगर आप उस मेडिकेशंस को विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन से लेंगे तो डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे कि आप देखें कि पैरासीटामोल या पेन किलर की बात करें, लोग पेन किलर खा लेते हैं, ब्रूफेन खा लेते हैं, तो ये सब चीज़ें डेंजरस हैं। डेंजरस किस लेवल की हैं ये आम आदमी को जानना ज़रूरी है।
ब्रूफेन टैबलेट है, आइब्रूफेन जो है वो किडनी को डैमेज करता है, किडनी को डैमेज करता है, लीवर को डैमेज करता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप ज़्यादा दिन तक बिना डॉक्टर की सलाह से लेंगे तो डेफिनेटली बॉडी को हार्म हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए और एक आदत बनी हो जाती है, फिर वो चलती रहती है। इसी पे मेरा एक आगे प्रश्न है कि जैसे आदमी कोई बीमार होता है, पूरा घर सर्किल हो जाता है। अच्छा, वायरस भी बड़ा अच्छी चीज है, बहुत नॉलेजेबल होता है वायरस। आप मेरी बात पे एग्री करेंगे। घर में 4 लोग हैं, पहले एक को हुआ, चौथे को हुआ। अच्छा, चौथे के बाद फिर पहले को नहीं आता है, वो जानता है पहले वाले को तो हम चपेट में ले ही चुके हैं, तो वो फिर निकल जाता है। लेकिन वो जितने मेंबर होंगे सबको होगा, और चाहे आप जितना प्रिकॉशंस ले लें। अब डॉक्टर साहब थोड़ी सी, क्योंकि हम दर्शकों से जुड़ी बातें करेंगे थोड़ी चीज़ों पे, क्योंकि कई जब मैं सवाल करता हूं तो कुछ चीज़ें मेरी भी होती हैं, मैं भी जैसे लोगों से बात करता, आप तो हमेशा 9-2-11 होते ही रहते हो, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 2-3 हाथ होते ही रहते होंगे 9-3 मरीजों से। जब बुखार होता है तो शरीर का तापमान बिगड़ता ही बिगड़ता है, इसके साथ ही साथ डाइट की बड़ी समस्या होती है, आदमी का मन नहीं होता। अच्छा, लोग बड़े ज्ञान देते हैं, बुखार है 2 रोटी एक्स्ट्रा खाओ। अरे पहली ही एक नहीं हो पा रही, दूसरी कहाँ से खा ले। चावल, दही, ये सब प्याज व्याज मना हो जाते हैं चीज़ें, और लोगों को चटपटा खाने का मन होता है। अच्छा, आजकल हमारी जैसे जनरेशन तो सीधे जाती है, 5 रुपए का मैगी मसाला लिया, उसको खा लिया चीज़ों को। तो उस पर मैं आपसे राय जानना चाहूँगा, डाइट कैसी होनी चाहिए उसकी पर्टिकुलर, और किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए? देखिए, डाइट का बहुत बड़ा रोल है। अभी कहते हैं ना, बीमारी की अगर बात करते हो तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। कि अगर आप बैलेंस डाइट लें, रेगुलरली लें, तो आपको बीमारी ही नहीं होगी। डाइट आपकी बैलेंस रहेगी तो इम्यूनिटी आपकी डेवलप होगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर इम्यूनिटी बढ़ेगी आपकी तो बीमारी, सपोज क्या है, वायरल डिजीज़ है, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो अगर आपकी फैमिली में एक को है तो वायरस आपको लगेगा ज़रूर, बट वो इतना ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत फीवर हल्का आया, गले में दर्द, ठीक हो गया, सेल्फ लिमिटिंग हो जाता है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो डिजीज़ सेल्फ लिमिटिंग हो जाती है। तो इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है। इम्यूनिटी के लिए डाइट पे जाना ज़रूरी है। 2-3 चीज़ें होती हैं जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। नंबर 1 होता है कि डाइट, सेकंड होता है फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, इन सब चीज़ों की। तो सबसे पहले हम डाइट की बात करते हैं। तो डाइट में अगर आप इंडियन डाइट को देखें तो इंडियन डाइट बेसिकली, हमारी डाइट में प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रोटीन जितना ज़्यादा हम लेंगे वो हमारी इम्यूनिटी को इन्हेंस करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। और अगर हम इंडियन डाइट की बात करें तो प्रोटीन बहुत ही कम मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, फैट उससे भी ज़्यादा होता है, उल्टा सिस्टम है, जस्ट अपोजिट। ठीक है। अगर फॉरेन कंट्रीज़ में आप जाएंगे, वहाँ क्या होता है, वो चिकन मटन और ये सब चल रहा है तो वो प्रोटीन जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है, बिल्कुल। और यहाँ पे अगर, हाँ, तो यहाँ पे अगर हम इंडियन डाइट्स की बात करें तो प्रोटीन इज़ वेरी मच। अगर हम अपनी डाइट सोचते हैं, या आप अपनी डाइट ही सोचें कि आज हमने सुबह से लेकर शाम तक प्रोटीन कितना खाया, तो कुल मिला के आएगा कि बहुत कम लिया। तो सबसे पहले प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाना है। प्रोटीन कैसे बढ़ेगा? आप अगर अंडा खा सकते हैं तो एग इज़ अ बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। बाकी मिल्क लीजिए, वहाँ से प्रोटीन बढ़ेगा। दूसरा है सोयाबीन है, पनीर है, राजमा है, तो ये प्रोटीन के सोर्स हैं। दूसरा सबसे, क्योंकि एक मिथ और है डॉक्टर साहब, हल्का सा टोकूं, एक मिथ और है, प्रोटीन मतलब सीधे लेग पीस उठाएगी, नॉनवेज, प्रोटीन मतलब नॉनवेज। ये लोगों ने भ्रांति बना दी, अरे यार चिकन खाते हैं यार, बटर चिकन, यार प्रोटीन मिलेगा। वो प्रोटीन कम मिलता है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स और आ जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है प्रोटीन मतलब नॉनवेज लोगे तो ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा, एग, चिकन, मटन, रेड मीट, इन सब चीज़। कि सोयाबीन इज द बिगेस्ट आई थिंक सोर्स है जी। चिकन के चक्कर में वो अलग से मसाला और तेल एडेड हो जाता है तो वो एक उल्टा इफेक्ट हो जाता है, ये तो ध्यान रखने वाली बात है। तो ये हुई प्रोटीन की बात। दूसरा आता है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट लें आप, लेकिन कम मात्रा में लेंगे। फोर्थ कंटेंट जो हमारा होता है, जो बहुत ही कम होता है हमारी डाइट्स में, जिसको हम फाइबर्स कहते हैं। तो फाइबर आम जो भारतीय है, वो फॉरेन कल्चर है, वहाँ सबसे पहले वो सैलेड्स ही खाएंगे, उसके बाद ही अपना खाने पे आएंगे। यहाँ पे उल्टा है। तो सैलेड्स बहुत ज़रूरी है खाने में, जैसे कि आपका रॉ चीज़ें जो होती हैं, चाहे खीरा हो, मूली हो, गाजर हो, टमाटर हो, ये आपकी थाली में 1/4 होना चाहिए, ठीक है। पहले आप उस 1/4 को ख़त्म करें। ये नहीं कि आपने खाना खा लिया, आप सलाद खाने की जगह नहीं है। तो वो फाइबर दें। स्प्राउटेड ग्रेन्स,
ये सब चीज़ें दिन में अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपको फाइबर देगा। फाइबर क्या होता है? फाइबर बहुत सारी चीज़ों, एक तो आपको पेट को ठीक रखेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, इवन डायबिटीज़ होने का भी खतरा कम होता है। तो ये 4 चीज़ें होती हैं डाइट में जो आपको बैलेंस करनी पड़ेंगी। प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, फाइबर बढ़ाना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट लें, लिमिटेड क्वांटिटी में लें, और फैट कंटेंट कम होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप डाइट को प्लान करेंगे तो इवन बीमारी आ भी जाती है तो वो बहुत सीवियरिटी नहीं आती बीमारी में, अगर डाइट आपकी बैलेंस है तो। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं डाइट में ही हम लोग हैं, बाकी तो हम फैशन पूरा फॉलो करते हैं, लेकिन उनको नहीं समझते कि वेस्टर्न में एक्चुअली हमने देखा हुआ, हम लोग फिल्मों में भी देखते हैं, कई चीज़ों भी देखते हैं, कई लोग आते हैं पहले वो बड़े बड़े पत्ते, वो भी तमाम ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, फिर मीट हो गया या जो नॉन वेज एंड ड्रिंक जो उनका कल्चर है उसको पचाने के लिए, वो उनके यहाँ की प्रॉब्लम है एरिया के हिसाब से। हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है भारत, और यहाँ की जो कार्यशैली, इसमें पचाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी तो संस्कृति में पचाने का पूरा प्रॉपर तरीका रखा गया है। आदमी वेस्टर्न कल्चर पे तो भाग रहा है, उनका उन्होंने अडॉप्ट तो कर लिया, चिकन मटन खा लो, लेकिन वो नहीं अडॉप्ट किया कि जो सबसे पहले उन्होंने सैलेड्स भी तो खाया। वो नहीं किया। तो ये चीज़ें हैं, तो वो अडॉप्ट करना है, एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है, तो ये चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब, ये तो डाइट की बात हो गई, योगा इसमें आपने बोला था, मैं योगा पे आऊँगा इसको। जनरल यूज़ जो मेडिसिन है उसका हमें कैसे उपयोग करना चाहिए? जैसे बुखार का हमने पैरासीटामोल के बस जिक्र किया ही था, उसमें भी लोग खा लेते हैं आजकल। थोड़ा सा और स्वघोषित डॉक्टर्स हो गए हैं खुद ही, तो गूगल बाबा भी हैं। गूगल बाबा जिंदाबाद, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं मुझे लगता है। तो एंटीबायोटिक ले लो, एंटीबायोटिक ले लो, बुखार के साथ बढ़िया हो जाओगे, ठीक है। और एक एंटी एलर्जी ले लो जरा सा है, वो सिट्रिजाइन, सीजेड, तमाइल सीजेड, तमाम चीज़ें जो मार्केट में अवेलेबल है। मैं किसी कंपनी के मतलब नहीं जानना चाहता, उस पर नहीं जाऊँगा कि ना, किसी भी टारगेट नहीं मेरा, लेकिन ये सब चीज़ें हो गई है। पैरासीटामोल, एंटी एलर्जी, एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन तैयार, हफ्ता 3 TDS OD 3D जो भी आपकी लैंग्वेज में होता है, 3 टाइम खा लो, 2 टाइम खा लो, बस काम कर, हफ्ता भर खा लो, काम खत्म, चीज़ हो जाती है। ये जो शुरुआत हो चुकी है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है? या ये कोई एक बार इमरजेंसी तो ठीक है, लेकिन ये हैबिचुअल बनाना कितना ज़्यादा घातक है? ये घातक, बहुत घातक है। देखिए, एक आपके इंडिविजुअल लेवल के लिए भी घातक है और समाज के लिए भी घातक। अब मैं बताता हूँ कैसे घातक है। सपोज एंटीबायोटिक सिर्फ अपने स्टार्ट कर दिया, लेकिन एंटीबायोटिक का भी एक डेफिनेट डोजेज होती है, डेफिनेट कोर्स होता है, डेफिनेट इंडिकेशंस होते हैं, कहाँ लेनी है, कब लेनी है, और किस डोज में लेनी है, कब तक लेनी है। सपोज आपने 2 दिन लिया एंटीबायोटिक, हाँ ठीक है अब बंद कर दो। तो ये सब चीज़ें अगर आप अंडर डोज लेंगे, पूरा कोर्स नहीं करेंगे, तो रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आपने लिया 2 दिन चल के, फिर 1 हफ्ते 10 दिन बाद फिर 2 दिन खा लिया, फिर तो इस तरह से अगर जो सेल्फ मेडिकेशन लोग करते हैं तो आगे फ्यूचर में चल के वो एंटीबायोटिक उनको काम करना बंद कर देती है, वो काम ही नहीं करेगी, जिसको हम लोग टेक्निकल वर्ड्स भाषा में बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। बॉडी एंटीबायोटिक ही नहीं काम करेगी, वो रेजिस्टेंस हो गई है उस बॉडी के लिए। तो सबसे बड़ा नुकसान ये है। दूसरा, जो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, आपको साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, तो वो आपके कहीं ना कहीं आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचा रही है, लीवर को नुकसान पहुंचा रही है, आपकी आंतों पे नुकसान पहुंचा रही है, पेट में नुकसान पहुंचा रही है। तीसरा, सेल्फ मेडिकेशन ले सकते हैं, देखिए थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए आपको। अर्जेंट बुखार आ रहा है, उल्टी दर्द रही, पेट में दर्द है, आपने दवा ले ली, ठीक है, 1 डोज ले ली, 2 डोज ले ली, लेकिन अगर आपको अब रिलीफ नहीं है, आराम नहीं है, तो डेफिनेटली यू हैव टू कंसल्ट टू योर डॉक्टर। इससे पहले कि आप वो उसको करते रहें और बीमारी बढ़ती चली गई, और कल को वो बीमारी इतनी बढ़ गई, आप डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा पहले आ जाते। तो सेल्फ मेडिकेशन इसलिए डेंजरस है। 1-2 डोज तो एक्सेप्टेबल है, बट अगर आराम नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, आपका जो बीमारी है उसका कारण जानना है, और उसी हिसाब से उसका इलाज करना है। ये आपके अपने हाथ में नहीं है, ये डॉक्टर ही कर सकते हैं। तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन एक लिमिट तक ही एक्सेप्टेबल है, उसके ज़्यादा तो एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि आपने जो बोला कि लेट हो गए, तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों करना कैसे, मुझे याद आ रहा है एंटीबायोटिक में एजिथ्रोमाइसिन एक दवा है, एजी जो लोग भी, आप लोग की लैंग्वेज में जो भी कहा जाता है, मुझे याद है, वो हाई क्वालिटी की एंटीबायोटिक में इसमें आती है। और अगर लोग उसको खा रहे हैं, 3 दिन खा लिया,
हफ्ता भर खा लिया, 10 दिन खा लिया। और आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आफ्टर कोविड मैंने ये देखा है कि जो लोग कोरोना से पहले ये सब दवाइयाँ खाते थे, डॉक्टर के रिकमेंड से भी खाते थे, अब उनको इन दवाइयों से राहत ही नहीं मिल रहा है, वो इससे लो लेवल की दवाइयों से सही हो रहे हैं। तो ये वही रेजिस्टेंट वाली बात आ जाती है इसमें भी। चलिए, ये भी चीज़ है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है दर्शक जो देख रहे हैं हम लोग को इस समय, वो आपकी बात जो सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं चीज़ों को वो मानेंगे, क्योंकि ये लोगों को इसकी नॉलेज नहीं होती। लोगों को सर दर्द का पता है, चीज़ें पता है। एक चीज़ और इसमें डॉक्टर साहब जोड़ूंगा, 2 प्रश्न रहेंगे मेरे आपसे। गैस की दवाइयाँ, ठीक है, वो गैस खा ली, डकार आ गई, काम खत्म। कुछ लोग हफ्ता भर खा लो, 10 दिन खा लो, 15 दिन खा लो, अपने हिसाब से एक मिथ बना दिया है कि डॉक्टर्स तो 15 दिन खिलाएंगे या महीना भर खिलाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कौन सी खानी है दवा, हाई लेवल, लो लेवल की, और इसके साथ क्या खाना है। मल्टीविटामिन खा लेते हैं, विटामिन चल रहा है, मौसम्बी नहीं खाएंगे। मैं एक दवा है, मुझे याद है कोरोना में बड़ी फेमस हुई थी, लिमसी, आपने सुना होगा, है ना। असली संतरा नहीं खाना जो आ रहा है बाजार में, उसको काट के खाने का मन, छील के मन नहीं है, लेकिन लिमसी खा लो, अरे विटामिन सी तो मिल रहा है। लेकिन वो सब्स्टिट्यूट है, मुझे ऐसा लगता है विटामिन जो है टैबलेट सब्स्टिट्यूट है, आप नेचुरली लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो ये मल्टीविटामिन्स होते हैं तो वो कहाँ से मिलते हैं? जो जितने भी फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, कि ये नहीं कि कीवी ही खाना है, फीवर हो गया, डेंगू हो सकता है, कीवी खा लो, प्लेटलेट बढ़ जाएगी। तो ये अवॉइड करना है आपको कि सीजनल फ्रूट्स खाएं। सारे सीजनल फ्रूट्स आपको मल्टीविटामिन का सोर्स होते हैं, वो आपको सोर्स देंगे। आप जैसे लिमसी की बात कर रहे हैं, अगर विटामिन सी की ही बात करें तो जितने भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, चाहे वो लेमन हो, मौसमी हो, संतरा हो, सब में विटामिन सी होता है। इवन जो बनाना है और ये है, सब में विटामिन, कहीं ए हो रहा है, कहीं विटामिन, तो सारे विटामिन यहाँ से मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप फ्रेश फूड्स खाएंगे तो मल्टीविटामिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आम आदमी को ये भी जानना ज़रूरी है कि नहीं, ठीक है, विटामिन लेना लीजिए, लेकिन एक बीमारी हाइपर विटामिनोसिस भी होती है। हाइपर विटामिनोसिस क्या है कि विटामिन की अधिकता ही हो गई शरीर में, उससे भी बहुत सारी बीमारियाँ होती है। तो इसलिए एनी थिंग इन एक्सेस इज डेंजरस, ठीक है, चाहे वो दवा हो, चाहे विटामिन हो, और चाहे कोई फूड आइटम हो। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है। जब डॉक्टर की सलाह से ही आपको विटामिन लेनी है, सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है कि हमें विटामिन खा लेते हैं 15 दिन ठीक हो जाएगा, और तो इस चीज़ों को आप अवॉइड करें। बिल्कुल, आपने देखिए बीच में डेंगू की बात करा, और इसके साथ ही साथ आपने कीवी का जिक्र किया, तो मुझे कीवी के दिन वो कोरोना वाले याद आ गए थे, जब देख कीवी खा लो सही हो जाएगी एकदम, मेरे इसमें इम्यूनिटी पूछते रहे। और अगला सीज़न आ ही रहा है प्लेटलेट्स वाला, डेंगू का, और प्लेटलेट्स गिरेंगे। अब इस समय क्या होता है, मैंने बड़ा देखा है कि पपीते के पत्ते, पेड़ों से पत्ते गायब हो जाते हैं, और गिलोय की डालें सूख जाती हैं, चीज़ें हो जाती हैं। मेरी आप समझोगे मेरा इशारा किस तरफ है। ये एक हद तक तो मैं, आप भी जानते हो, एक हद तक ठीक है, लेकिन वो भी तब जब आप उसको कर सके। बेमन कोई चीज़ अगर ग्रहण करेंगे, आप खुद समझ लीजिए, कोई आपने पहले ही बता दिया, अरे यार ये तो ख़राब है, लेकिन पीना है, तो ज़बरदस्ती आप पियेंगे तो मेंटली उसका इफेक्ट ख़राब होगा ही होगा, फिजिकली भी ख़राब हो जाएगा। तो इस पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि डेंगू आ रहा है, अब पपीते के पत्ते खाए जाएंगे, गिलोय की पत्तियाँ उबाली जाएंगी, ये एक तब तो ठीक है, लेकिन इसका सेवन कितना ज़्यादा नुकसानदायक भी होता है। जी बिल्कुल, देखिए सीज़न शुरू होने वाला है अब, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पैनिक होना है, आम आदमी को पैनिक होने की ज़रूरत है कि डेंगू आ गया। डेफिनेटली डेंगू में प्लेटलेट कम होती हैं, लेकिन प्लेटलेट कम होती हैं वो एक नेचुरल प्रोसेस है। वहाँ पे जो इम्यून कॉम्प्लेक्स वो प्लेटलेट को कम कर रहे हैं, प्लेटलेट कम होगी, फिर धीरे धीरे नीचे आएगी, फिर अपने आप ऊपर चली जाएगी। इसलिए पेशेंट आएंगे, सर हमारा तो 50,000 हो गया, सर अब क्या करें? सर 50,000 है, बहुत है, अभी आराम से आप दवा खाइए और पानी पीजिए, अपने को हाइड्रेट करिए, ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, इसमें एक मिनट हल्का सा टोकना चाहूँगा, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, आप अपनी बात कंटिन्यू नहीं कीजिएगा। ये खौफ है लोगों में कि प्लेटलेट्स अगर 90 से नीचे गिरी तो भैया चांसेस गए तुम्हारे, लेकिन मैंने देखा है लोगों 10,000 5,000 प्लेटलेट्स वाले भी वापस उठ खड़े हुए हैं। बिल्कुल, देखिए यही मैं आम आदमी को बताना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल भी घबराए ना। प्लेटलेट कम होती, 50,000 हो गई, अगले दिन वो करा के, सर अब तो 40,000 हो गई, सर आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। फिर 30,000 हो गई। तो एक देखिए रिकमेंडेशन है, जो हमारी गाइडलाइंस है मेडिकल की, CDC की गाइडलाइंस है, वो 20,000 के नीचे प्लेटलेट चढ़ाने की वो परमिशन नहीं देती हैं। हाँ, अगर
ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, नाक से खून आ रहा है या टट्टी में, पेशाब में, खांसी में कहीं से खून आ रहा है, तो प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप प्लेटलेट कुछ दिन में नीचे आती है, 5-7 दिन के बाद ऊपर बढ़ने लगती है। जो ये वो रोल होते हैं कि भाई पत्ता खा लीजिए या XYZ जो भी खा लीजिए, बकरी का दूध भी कुछ लोग बोलते हैं, तो वो साइंटिफिकली देखिए प्रूवन नहीं है। हम लोग वही काम करते हैं, हम लोग जो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट करते हैं। तो जिस चीज़ की साइंटिफिक स्टडीज़ हुई, अब कोई भी ड्रग्स हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका साइंटिफिक स्टडीज़ है कि इतने मरीजों पे यूज़ की गई है और ये इफ़ेक्टिव पाई गई है। तो एविडेंस मेडिसिन हमेशा यूज़ करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें एक मैं तो कहूँगा मिथ्स हैं कि ये फल खा लीजिए, ये फल खा लीजिए। फल तो सारे ही अच्छे होते हैं, सारे फल आपको इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। तो प्रॉपर आप सारे फल खाइए। एक फल के पीछे भागना या एक प्रकार की डाइट या एक प्रकार का वो दूध सेवन करना, ये एडवाइजेबल नहीं है। बिल्कुल, सब तरह के फल लेने चाहिए, ये नहीं कि ये मीठा है, ये खट्टा है तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि ज़्यादा खट्टा खाने से गैस्ट्रोसाइटिस वाली हल्की सी दिक्कत आ जाती है। चीज़ों ओवरडोज, इसे कहते हैं हम लोग, ओवरडोज होना चीज़ों का। कोई भी फल होता है ना, उसमें जी। इसमें ये विटामिन ज़्यादा है, इसमें ये विटामिन बिल्कुल। ज़्यादा है, इसमें तो अगर आप 4 फल खा रहे हैं दिन में तो 4 वैरायटी खाइए ना, एक सिंगल चीज़ जो खाने में। बिल्कुल, और ऊपर से अभी आपने सीधे पहले गूगल बाबा का जिक्र किया था, डॉक्टर गूगल बाबा, और वहाँ जो आर्टिकल्स मिलते हैं वो लोगों से बड़े हैरान हो जाते हैं। मैं भी कभी कभी डॉक्टर से जब मिलता हूँ वैसे, तो कई सवाल पूछता हूँ इस तरह की, ये क्या होता है, दूध केला हम लोग खाते थे, बनाना शेक हो गया, दूध को केले के साथ नहीं खाना चाहिए, मैग्नीशियम कैल्शियम, बड़ा बड़ा अजीब अजीब लॉजिक्स आते हैं। क्योंकि अभी आपने फलों की बात करी तो मेरा अगला प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है। अब थोड़ा सा जाते हैं, क्योंकि अब नंबर 1 बीमारी जो पूरे देश में है और जिसकी कोई एज नहीं, पहले तो बड़े बुजुर्गों को होती होगी, अब तो बच्चे पैदा हो रहा है उसी को हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ BP, शुगर, BP और मोटापा, इसके बाद जो आता है, ये वो बीमारी है जो साइकोलॉजिकल भी जुड़ी हुई है, मेंटल भी जुड़ी हुई है। लोग इसमें सुसाइड तक भी करते हैं, मैंने कई खबरें भी पढ़ता रहता हूँ इस चीज़ों को। तो प्रश्न ये है कि BP शुगर की दवाइयों को कैसे लें, क्योंकि देखिए एक चीज़ हो गई है, आप भी डॉक्टर साहब इतने समय सालों से हैं, एक प्रश्न मेरा आपसे भी रहेगा जिसमें आंसर आप देंगे मुझे पता है। आपको कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जिसका BP एकदम परफेक्ट, जो हम लोग रीडिंग होती है 120/80 आई थिंक होता है BP का, या शुगर का जो भी परफेक्ट होता है, क्या ऐसा मिला है कोई परफेक्ट वाला? नहीं, परफेक्ट है, ऐसा नहीं है परफेक्ट नहीं है लोगों, हर तरह के। जी नहीं, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे सब में होता है। हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो पेशेंट हो गया। जैसे कभी कभी ये होता है किसी का राइट से BP चेक कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन लेफ्ट से चेक किया वो ज़्यादा आ गया। लेकिन लोगों को आजकल देख रहे हैं घर पे भी मशीनें आ गई हैं और लोगों को तरीका नहीं पता है। तो मैं आपसे बस पहले BP पर हल्का सा रहूँगा कि मैंने को एक्चुअली किसी ने बताया था, वो कितनी बात सही है मैं आपसे आप जानना चाहूँगा कि उन्होंने कहा एक बार BP चेक करने के बाद दूसरी बार चेक करने में कम से कम 3 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। क्या ये बात ठीक है? देखिए BP की अगर हम बात करते हैं तो BP की कोई डेफिनेट टाइमिंग नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक जैसे आपने 120 और 80 की बात की, तो ऐसा नहीं कि हर दुनिया में सब आदमी का, नॉर्मल आदमी का 120 और 80 होगा, एक रेंज होती है। 120 नहीं है, वो 110 से 140 के बीच होता है, ठीक है। और नीचे वाला अगर 60 से 90 के बीच में है तो किसी का 120 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है। और आप जितनी बार रीडिंग लेंगे उतनी बार 2, 4, 6 का अंतर आता है। तो बहुत सारे उसके रीजंस होते हैं। तो और सबसे पहले कि हमें ये देखना है कि सिंगल रीडिंग में किसी को ये नहीं हमें कह देना है कि आपको तो BP हो गया, अब दवा खानी है। वो चीज़ें, क्योंकि हाइपरटेंशिव कहने के लिए 2-3 रीडिंग्स ज़रूरी होती है। उसको हम बताएंगे कि आज आप बढ़ा हुआ है, हो सकता है टेंशन हो या नींद ना आई हो रात में, फिर कल फिर नपवा लीजिएगा, 2-3 दिन 4 दिन आप मॉनिटर कर लीजिए। अगर कॉन्टीन्यूअस बढ़ा आता है, वो भी 140 से अगर ऊपर आता है आपका, या नीचे वाला जो 90 से ऊपर चल रहा है, 140-90 से ऊपर अगर मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, मतलब आपने 2-3-4 दिन लगातार नापा, हर बार ही 140 और 90 से आ रहा है, तभी आपको दवा की ज़रूरत है। नहीं तो अगर 130 आ रहा है, 136 आ गया, तो 128 आ गया, तो ये सब नॉर्मल रेंज में होता है। इसलिए इसमें घबराएं ना कि हमें BP हो गया है। BP की दवा शुरू करने से पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसा नहीं कि BP 140-90 हो गया अब उसको दवा दे दी। सबसे पहला सॉल्ट, जो हमारी डाइट में सॉल्ट्स भी बहुत ज़्यादा है, अगर सॉल्ट को हम कम कर लें तो हम काफ़ी हद तक BP को रिड्यूस कर सकते हैं। अब
लाइफस्टाइल में स्मोकिंग को उसको मना करते हैं कि आप स्मोक ना करिए, नमक कम कर दीजिए, थोड़ा सा वॉक करिए, रेगुलर वॉक करिए और अपना जो वेट है वो थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। तो काफ़ी पेशेंट इससे ठीक हो जाते हैं, उनमें दवा की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल। और देखिए बीपी के लेकर आपने चीज़ें बताया, लोग अब सेंधा नमक पे धीरे धीरे आने लगे। अब सेंधा नमक में भी मिलावटी, देखिए बाजार है मिलावट आनी, तो अब लोग रॉक सॉल्ट पर आने लग गए हैं, शुद्ध चीज़ें। तो वो थोड़ा सा बदल रहे हैं नमक को लेकर के। लेकिन इसके साथ साथ बीपी की बात होगी तो जब बीपी आता है तो शुगर फ्री मिल ही जाती है, जब टेंशन होगा तो शुगर बढ़ेगी। और कोरोना के बाद तो इसका एज ऑफ क्राइटेरिया डॉक्टर साहब अब नहीं रहा। पहले होता था 50+ वाले को होगा, या अब एज ऑफ क्राइटेरिया इनसे हट चुका है। शुगर का मैंने डॉक्टर साहब आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि मीठा खाने से भी होती है शुगर, टेंशन से तो और ज़्यादा होती है। अच्छा, जो शुगर पेशेंट है, सामने मिठाई रखी है गुलाब जामुन, खा लूँगा, अरे यार खा लूँगा तो मीठा शुगर बढ़ जाएगी, यो तो मन भी मारा, टेंशन भी ले ली, खाया भी नहीं, शुगर भी बढ़ गई। तो मेरे को कई ऐसे लोग मिलते हैं, अरे कोई बात नहीं, जीवन के मजे लो, शुगर का खा लिया, बढ़ेगा दवाई भी खा लेंगे। और अभी तक डॉक्टर साहब टू बी ऑनेस्ट, मुझे जो व्यक्ति को शुगर हुई है, मेरी नॉलेज, मेरे सर्किल में, उसकी शुगर जड़ से कभी ख़त्म नहीं हुई है। लोग कहते हैं दवाई खाओ, धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज करो, सब कुछ करो, हट जाएगी। लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जिसने शुगर की दवा शुरू करी हो और उसने कभी बंद ना करी हो। जब तक उसकी आंखें नहीं बंद होगी नेचुरली, तब तक वो चलती रहती है। मैं इस पे जानना चाहता हूँ कि शुगर अगर कभी रीडिंग से निकल गया, आजकल वो जो पिन आती है घर पे लगा दिया, लेकिन आपको उस पर भी नहीं होना है। इसकी क्या कौन सी जांचें होती हैं और क्या लिमिट होती हैं, और क्या रीज़न है कि शुगर बढ़ी हुई आई है लेकिन ज़रूरी नहीं दवा खाएं? आपसे जानना चाहेंगे इस पर। सबसे पहले बात करते हैं, आपने कहा कि शुगर ठीक हो सकती है कि नहीं, क्योरेबल है कि नहीं। ट्रीटेबल तो है, हाँ। ट्रीट हो सकती है, क्योर ख़त्म हो सकती है कि नहीं। आजकल बहुत सारे रिसर्चेस चल रहे हैं जिसको हम लोग डायबिटीज़ रिवर्सल के नाम से जानते हैं कि रिवर्स हो रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है, हो सकती है बहुत, लेकिन कुछ कंडीशन में। जैसे एक कंडीशन होती है जिसको प्री डायबिटिक हम लोग बोलते हैं, और एक डायबिटीज़ होती है। शुगर जो फास्टिंग है, अगर 110 से 126 के बीच में आ रही है तो ये डायबिटिक हम तभी कहते हैं कि अगर उसका खाली पेट 126 से ज़्यादा आ रहा है, 127 से ज़्यादा आ रहा है, 130 मान ले राउंड फिगर। 130 नहीं, ये गाइडलाइन फिक्स है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की गाइडलाइन 127 फिक्स है। 127 से ऊपर डायबिटीज, और अगर 130 हो गई तो है। और पीपी देखते हैं, पीपी अच्छा, मतलब पोस्ट पेरेंडियल, अच्छा, खाने के बाद वाला, जी। वो अगर 200 से ज़्यादा आ रहा है तो ये दोनों क्राइटेरिया। तीसरा एक और टेस्ट होता है जिसको हम लोग HbA1c बोलते हैं, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। वो पिछले 3 महीने का शुगर का स्टेटस बताता है। वो भी अगर आपका 6.5 से ऊपर आ रहा है तभी डायबिटीज़ बोलते हैं। तो डायबिटीज़, आजकल जो डायबिटीज़ का मुख्य कारण मोटापा होता है, ठीक है। इंडियंस को अगर आप देखेंगे एज़ कम्पेयर टू द ककेशियंस या फॉरेनर्स को, तो इनका जो बेली होता है, फेट, आगे का फैट होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। जो ये पेट पे जो फैट जमा हो जाता है, जिसको हम लोग मोटापा कहते हैं, या पेट का आगे निकलना, तोंद का आगे निकलना, यही मुख्य कारण होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का। तो इंसुलिन जब रेजिस्टेंस होगा, इंसुलिन तो बॉडी में है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा, इसी को हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो मोटापा सबसे बड़ा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। अगर किसी का वेट 80 किलो है और उसका होना चाहिए 60, तो अगर उसने 10 किलो भी वेट कम कर लिया तो डायबिटीज़ कैन बी रिवर्स। तो अगर सबसे बड़ा चीज़ है कि वेट रिडक्शन, अगर वेट कम करना है। दूसरा होता है डाइट कंट्रोल। अगर आपने वेट कंट्रोल कैसे होगा? डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो डाइट अगर आपने कंट्रोल कर ली, जैसे अभी हमने बात की थी कि प्रोटीन को बढ़ा लीजिए, कार्बोहाइड्रेट कम कर लीजिए और फैट कम कर लीजिए। और तीसरा, डाइट के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। जो आदमी, हर आदमी चाहता है कि बस दवा दे दो, हमें कुछ करना ना पड़े, टहलना ना पड़े, परहेज ना करना पड़े हमारा से। इट इज़ नॉट पॉसिबल। दवा देखिए, आज हम एक गोली देंगे, आप नहीं हम टहलेंगे नहीं ना, हम परहेज करेंगे बस, तो कल आपकी एक की जगह 2 गोली हो जाएगी। अब सुबह शाम खाइए, ठीक है, 2 दवा। अब उसके बाद भी आप अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे हैं, तो वो दवा बढ़ती चली जाएगी और एक स्टेज आ जाएगी कि आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो फिजिकल एक्टिविटी, तो दवा भी तभी काम करेगी जब आप फिजिकल एक्टिव होंगे। तो मेडिसिन इज जस्ट सपोर्ट है, बिल्कुल। मतलब ये नहीं कि तुम खाना नहीं खाओ, दवा खाओ तो सब सही हो जाएगा। डायबिटीज़ के देखिए 3 पिलर हैं। सबसे पहला है हमारा डाइट,
दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी, और थर्ड नंबर पे आता है हमारा ड्रग्स। तो अगर तीन पिलर को लेके नहीं चलेंगे तो डायबिटीज़ कभी कंट्रोल नहीं हो सकती है। और अगर दो पिलर आपका स्ट्रांग है तो तीसरा पिलर कमज़ोर भी चलेगा, मतलब कमज़ोर करने का मतलब कि थोड़ी सी दवा में काम चल जाएगा। लेकिन अगर बाकी दो चीज़ें नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फिर आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। और दूसरा ये है कि अगर आपने टेंशन ले ली तो आपकी दवा वगैरह, टेंशन तो देखिए हर बीमारी का जो चिंता ही- टेंशन नहीं है, चिंता ही हर बीमारी का टेंशन है, चाहे वो डायबिटीज़ हो चाहे है। क्योंकि जो टेंशन में जो हार्मोन्स, बैड हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं, जो हमारे बॉडी के हर चीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, मोटापा बढ़ाते हैं, हाइपरटेंशन करते हैं, डायबिटीज़ करते हैं। और जब आप टहलेंगे, जो फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, वॉक करेंगे, तो आपके गुड हार्मोन्स रिलीज करेंगे, एंड हार्मोन्स जो होते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, तो वो आपको गुड फीलिंग देते हैं। अगर आप सुबह कभी उठ के टहल लो, 2 राउंड लगा लो, लगेगा कि आज अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर फिजिकल एक्टिविटी जैसे बात करते हैं, करना कितना है कि कब करना है, तो जो गाइडलाइन के हिसाब से आपको कम से कम 30 मिनट डेली टहलना है, 30 मिनट्स मिनिमम 5 डेज इन अ वीक। मतलब 150 मिनट अगर हफ्ते में आप टहल रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इन काफ़ी बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो ये आपको फॉलो करना चाहिए। सब कुछ नेचर से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। चीज़ें अगर आपने अपने, तो यही है कि आपने अपने शुरुआत से वेस्टर्न कल्चर की बात करी थी, उसी पे आते गए रोज़मर्रा की हम मॉडर्न लाइफ में ऐसे बिजी हो गए। आजकल तो लोग मॉर्निंग वॉक भी सिर्फ शो के लिए करते हैं। तो देखिए, मॉर्निंग वॉक का भी एक तरीका होता है। ये नहीं कि आप दो लोग जा रहे हैं, बातें करते हुए चल रहे हैं। मॉर्निंग वॉक मीन्स कि यू हैव टू डू द ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब होता है कि आपको जल्दी जल्दी चलना है, इतना तेज चलना है कि थोड़ा सा आपकी सांस भी फूलने लगे। तो वो होती है, ये नहीं कि आप बगल में जा रहे हैं और बातें करते हुए चल रहे हैं, टहलते हैं, वो उतना इफेक्टिव नहीं है। तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर वे में होनी चाहिए। बिल्कुल, ये आपने अच्छी बात की कि सांस फूलना ज़रूरी है, ताकि क्योंकि मैं सुबह सुबह जब टहलता था मेरी सांस फूलने लगती थी तो मैं वहीं रुक जाता था, 5-10 मिनट। इसका मतलब आप अपने उस पर टारगेट पे आ रहे हैं। टारगेट, ओके, ठीक है। अच्छा, किसी 10 ही मिनट में फूल जाती है, वो अलग कुछ अलग अलग प्रॉब्लम हर होगी। आदमी का स्टेमिना होता है। अच्छा, ठीक, तो बिल्कुल। आप हो पाँचों सकता के है बराबर 2 नहीं होती है। किलोमीटर के बाद आपकी सांस फूले, किसी की 1 किलोमीटर में फूलने लगे, तो इट्स डिपेंड कि कैसा स्टेमिना है। बिल्कुल, सबका अलग अलग ही होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने तमाम चीज़ें बताई और काफ़ी चीज़ें मुझे लगी कि हाँ, मैं भी गलत कर रहा था, उसको भी, मुझे भी इसको देखना होगा और हमारे दर्शकों को भी चीज़ें पता होगी। डॉक्टर साहब, एक और, क्योंकि आप मेडिसिन विभाग से रहे हैं और वहाँ पे भी अपनी सेवा भी दे रहे हैं, तो आजकल देखा है बच्चों के लिए, देखो चाइल्ड स्पेशलिस्ट तो अलग होते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन आजकल भी कई जगहों पे, कई घरों में ऐसे देखा है, बुखार आ गया बच्चे को, कोई पुरानी वाली आदत, तो 500 mg रखी है दवा, आधी तोड़ के खिला दो, अच्छा खा लिया। ये कितना घातक, मैं घातक शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता दवाइयों का क्या चीज़ होती है। ये तुरंत रोकने वाली चीज़, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ये हानिकारक है, स्पेशली अगर बच्चों की बात करें। देखिए, हर डोज का, एडल्ट की डोज अलग होती है, बच्चों की डोज अलग होती है। और एडल्ट में तो हमने दे दिया कि ठीक है, आप पैरासीटामोल की आप 500 मिलीग्राम की दिन में 3 बार गोली खा लो। लेकिन बच्चे की डोज, हम हर बच्चे को ये नहीं कहेंगे तुम 250 मिलीग्राम की गोली दिन में 3 बार खा लो। बच्चों की जो डोजिंग होती है वो बॉडी वेट के हिसाब से होती है कि आपको खाना है 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। मतलब अगर डोज किसी भी ड्रग्स की 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट है, तो अगर बच्चे का 20 किलो है तो 20 मिलीग्राम खाएगा। तो इसलिए इट्स वेरी, ये नहीं कि बच्चा है, हर किसी भी उम्र का बच्चा आधी गोली दे दीजिए। तो उसमें क्या होता है कि या तो उसको अंडर डोज जाएगा तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, या वो आपने आधी गोली तोड़ के दे दी तो ओवर डोजिंग हो गई। तो ओवर डोजिंग हो गई तो साइड इफेक्ट डेवलप हो गए, साइड इफेक्ट डेवलप, उसको पेट में दिक्कत या किडनी में दिक्कत या लीवर में दिक्कत। तो ये जो आधी गोली तोड़ के देने वाला इज़ वेरी डेंजरस। तो ये तो अवॉइड करना है। बच्चों में तो स्पेशली आप अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से बात करें कि सर मेरा बच्चा 5 साल का है, इसका वेट सो एंड सो है, इतने किलो का है, तो इसको कौन सी दवा और कितने मिलीग्राम या कितनी मात्रा में देनी है, क्योंकि मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा बच्चों को जो डोज दी जाती है वो बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। बिल्कुल, बच्चों बॉडी वेट के हिसाब डोज दे रही है, और इस तरह से नहीं कि अपने आप से कुछ स्वघोषित डॉक्टरी मत दिखाएं, क्योंकि मेडिसिन आपको लगता है हल्के में, लेकिन वो कभी कभी ऐसे साइड इफ़ेक्ट दे देगी कि आपकी बात जो शब्द वाले, ये लेट हो गए और कहीं देर ना हो जाए, गाना भी है।
तो कहीं ना कहीं देर ना हो जाए, तो संभल के रहना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया अपना जेएमडी न्यूज़ मंच पे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम चीज़ों पे पहलू पर बातचीत करने के लिए। आखिर कोई ऐसी खास मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, कुछ ऐसी खास चीज़? देखिए, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ रहने का एक ही मंत्र है, अपनी दिनचर्या को नियमित करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, फिजिकल एक्टिविटी और बैलेंस डाइट लें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बिल्कुल, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जीवन जो है जीते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एस के गौतम जी, आपका तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से हमारे साथ आज डॉक्टर एस के गौतम जी थे, उन्होंने तमाम पहलुओं पर बातचीत की। मेडिसिन विभाग में लगातार वो अपनी सेवा भी दे रहे हैं, उसके एचओडी भी हैं, और पूरे विभाग को देखना, लोगों की सेवा करना और अपने जैसे और एस के गौतमों को तैयार करना, ये जो दायित्व निभा रहे हैं। उन्होंने बीपी, शुगर, मोटापे और चिकनगुनिया तमाम चीज़ों पे हमने बात करी। सीजनल दवाइयाँ जो हैं वो आपके लिए अमृत होती हैं। इसका मतलब ये नहीं आप भोजन करना छोड़ दें, आपको खाना डाइट लेनी है। दवाइयाँ सिर्फ सपोर्ट के लिए काम आती हैं। अगर आप खाना ही छोड़ देंगे तो सपोर्ट किस चीज़ का? मान लीजिए किसी की टांगे ही दोनों टूट गई हैं, तो बैसाखी सिर्फ चलने के लिए नहीं होगी, सिर्फ व्हील चेयर की तब ज़रूरत पड़ जाती है। तो जो डॉक्टर इसके गौतम से आज मिले, उन्होंने जो तमाम पहलुओं पर बात करी, उसको आप समझिए, सोचिए, और ये नहीं कि आज से सुना कल से शुरू कर दिया, धीरे धीरे अपनी लाइफ में रखिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे और अपनी हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। फिलहाल हेल्थ कॉर्नर में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। नमस्कार।